फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सुपर फास्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो है करतार का जो भौतिकी का बुक है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कल हम लोग इसके 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और आज भी हम लोग इसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो है आपको ये जो है वीडियो जो है कैसा लग रहा है इसके बारे में आप जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें, अपना विचार दें। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है जो बहुत की जो करतार का बुक है इसके क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो करतार जो है एक आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका एक रेपुटेटेड वो एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। हम लोग इसके कल 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग अब करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्या है, बोल रहा है कि अदिश राशि निम्न में से कौन है। अदिश राशि इट मीन्स आपका स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है कि कौन है। तो आपका देखिए डिस्प्लेसमेंट या त्वरण यानी एक्सेलरेशन, कार्य यानी वर्क और बल यानी फोर्स। तो पूछ रहा है आपका स्केलर क्वांटिटी कौन है। तो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा आपका कार्य जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। विस्थापन, त्वरण, बल ये सारे आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है ना, वेक्टर क्वांटिटी इसमें पूछ रहा है। तो देखिए ऊष्मा, कार्य, समय, कोणीय संवेग। तो आपका कोणीय संवेग जो है आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी और ये सब आपके क्या हैं, आपका ऊष्मा हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी है। कोणीय संवेग जो है आपका यानी एंगुलर मोमेंटम आपका एक एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर है। तो आपका ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश यानी स्केलर है ना, कौन सा राशि जो है यानी कि कौन सा क्वांटिटी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए आपका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी और स्थिर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और डी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र यानी आपके क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूछ रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम भी आपका एक्सियल वेक्टर है। तो आपका ये जो है आपका स्थिर विद्युत विभव, ठीक है, ये आपका जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा यानी कि सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए और बी दो सदिश हैं, यदि ए और बी यदि वेक्टर हैं तो कौन सा कथन जो है इसमें सही यानी कि कौन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट है कि ए माइनस बी बराबर है बी माइनस ए के। तो ये आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है, ये आपका सही है। बिकॉज जो वेक्टर है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है और ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है, ये भी आपका गलत है। ए क्रॉस बी जो है आपका ए क्रॉस बी बराबर होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ, है ना, बी क्रॉस ए के नेगेटिव के बराबर होता है। यानी ए क्रॉस बी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कर रहा है। 30 नंबर बोल रहा है कि कोणीय संवेग है यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, एक ध्रुवीय सदिश यानी कि एक पोलर वेक्टर है
और रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम है, एक अक्षीय सदिश यानी कि एक एक्सियल वेक्टर है। तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपका एंगुलर मोमेंटम जो है एक अक्षीय सदिश यानी कि एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए जो 31 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि सदिश ए यानी कि वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर एन है तो एन का वैल्यू पूछ रहा है, एन क्या है ना। ये आपका एन जो है एक यूनिट वेक्टर है, एन आपका एक यूनिट वेक्टर है। और एक यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड में, सॉरी जो वेक्टर होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाता है, उस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये एन पूछ रहा है कि एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर क्या होगा, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि निम्न बलों में से बोल रहा है कि निम्न बलों में से निम्न जोड़े को इंगित करे जिसका परिणाम 4 न्यूटन नहीं होगा। यानी कि ये जो है आपका नीचे कुछ फोर्स का पेयर दिया हुआ है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 6 न्यूटन और ये आपका 2 न्यूटन 4 न्यूटन और 8 न्यूटन है और 2 न्यूटन और ये 8 न्यूटन है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर जो होगा जिसका जो रिजल्टेंट होगा वो 4 न्यूटन नहीं होगा। तो देखिए ए नहीं होगा बिकॉज 2 और 2 4 हो जाएगा, ए नहीं होगा। अच्छा 2 और 6 भी नहीं होगा, सी भी आपका नहीं होगा बिकॉज 6 में से 2 घटेगा तो 4 न्यूटन, ये भी रिजल्टेंट हो गया। और बी भी नहीं होगा बिकॉज 8 में से 4 घटेगा तो 4 न्यूटन हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी 2 और 8 न्यूटन है ना। 2 और 8 न्यूटन का रिजल्टेंट जो है आपका 4 न्यूटन नहीं आ सकता है, इसलिए आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस क्या है। देखिए सरफेस पर यहाँ पर जो है कंफ्यूजन रहता है, सरफेस इसको एरिया कर दीजिए। ठीक है, सरफेस एरिया ही करके क्वेश्चन आता है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होगा यहाँ पर इसको एरिया, यहाँ पर इसको एरिया कर दीजिए, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड बाहर की ओर 90 डिग्री पर, उसके सरफेस पर। ये जैसे ये आपका सरफेस हो गया तो इसके बाहर की ओर, ठीक है, इसके बाहर की ओर 90 डिग्री पर इसका डायरेक्शन होता है। तो आपका जो सरफेस एरिया है एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है सरफेस एरिया। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि V1 प्लस V2 बराबर है V1 माइनस V2 के मैग्नीट्यूड के और V2 जो है फाइनाइट है, तब बताना है कि क्या होगा। तो देखिए V1 प्लस V2 का मैग्नीट्यूड जो है V1 माइनस V2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यदि हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तब V1 का स्क्वायर हो जाएगा, V2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2V1 V2 आ जाएगा और इधर का हो जाएगा V1 के स्क्वायर प्लस V2 के स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का 2V1 और V2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2V1 और V2। तो देखिए ये V1 के स्क्वायर V2 के स्क्वायर दोनों साइड है, V1 के स्क्वायर V2 के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर आया आपका 2V1 V2 और इधर का आया आपका माइनस के 2V1 V2 है ना, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4V1 V2 का डॉट बराबर 0, यानी कि आपका V1 डॉट V2 आपका कितना रहा है 0।
है ना, v1 डॉट v2 कितना रहा है 0। इट मीन्स दो वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब दोनों के बीच का एंगल जो है आपका कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि v1 और v2 एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं। v1 और v2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो v1 और फर्स्ट ऑप्शन है कि v1, फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है कि v1 और v2 समानांतर हैं, तो समानांतर नहीं है। v1 v2 के बराबर है जी नहीं, v1 और v2 का मैग्नीट्यूड बराबर है जी नहीं, और v1 और v2 परस्पर लंबवत हैं, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। v1 और v2 जो है परस्पर लंबवत हैं, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से अदिश राशि को इंकित करें, है ना। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी आपका कौन है। तो देखिए त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत धारा, ये विद्युत धारा जो है आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए आपका जो है डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना। तो a एवं b के बीच कोण होगा, a और b के बीच का कोण क्या होगा। तो वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने v1 और v2 वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो v1 और v2 का जो हमने क्वेश्चन किया दोनों की तरफ स्क्वायर करके और दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर ला दिए, तो दोनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री हुआ। यहाँ पर v1 v2 है, वहां पर a और b है, ठीक है। तो दोनों के बीच का यहाँ पर भी दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होगा तभी बराबर होगा जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 37 का रहा है कि यदि कौन ए, देखिए बोल रहा है यदि कौन ए है ना, कौन ए है दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। कौन एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए जो है देखिए ऐसे बनाते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है ना। कौन ए जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है तथा दूसरा कण बी पश्चिम से पूरब की ओर, है ना। पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, इधर ईस्ट आपका, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो ए जो है नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है और बी जो है आपका, बी जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है। तो पूछ रहा है तब बी के सापेक्ष कौन ए का वेग किस दिशा में होगा, यानी कि ए का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है बी, है ना, बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि आपका जो ए है इधर आपका नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और इधर आपका वेस्ट है। बोल रहा है कि ए जो है आपका नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है और बी जो है आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, ये है आपका बी और ये है आपका ए। तो पूछ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे ही निकलता है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस इसको कर देंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो बी का वेलोसिटी जो है आपका इस डायरेक्शन में है, तो माइनस का, है ना, ये आपका माइनस का भी जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस का भी आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो आपका रिजल्टेंट होगा ये आपका VA हो गया, ठीक है, ये आपका VA हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया माइनस का VB, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि आपको कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, है ना।
तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपका उत्तर और पश्चिम दिशा, बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सदिश राशि है, सदिश राशि कौन है? निम्न में से सदिश राशि कौन है? तो देखिए आपका टेम्परेचर सदिश यानी कि वेक्टर, तो टेम्परेचर आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कैलोरी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और आपका वाट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये तो पावर का यूनिट है। पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जो है डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना, डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है किसी सदिश का घटक होता है, यानी कि कोई आपका वेक्टर है, उसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? बोल रहा है कि सदा इसके परिमाण से कम, यानी कि जो वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो वेक्टर से कम होता है, हमेशा जो उसका जो कंपोनेंट होता है वो वेक्टर से हमेशा कम होता है। और बी बोल रहा है कि उसका कंपोनेंट जो है हमेशा वेक्टर से अधिक होता है। या सी बोल रहा है कि बराबर होता है, यानी कि कंपोनेंट किसी वेक्टर का कंपोनेंट और वेक्टर बराबर होता है, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी वेक्टर है उसका जो कंपोनेंट होता है भी cos थीटा, कोई भी आपका वेक्टर ए हो गया, जैसे आपके कोई वेक्टर हो गया, ठीक है, ये जैसे आपका कोई एक वेक्टर हो गया ए, तो कोई भी आपका ए cos थीटा हो, ए cos थीटा या फिर ए साइन थीटा हो, ये इसका जो आपका जो कंपोनेंट हो गया ए cos थीटा या ए साइन थीटा, ये जो है हमेशा अपने जो आपका वेक्टर ए से कम होता है। ठीक है, तो आपका इसका जो ऑप्शन है ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए, है ना, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए असमान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी कि आपका अनइक्वल, है ना, आपको नंबर ऑफ है वेक्टर बताना है जिसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा अनइक्वल रहेगा, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर whose magnitude are unequal to get resultant 0, यानी कि मतलब कि आपको ऐसा मतलब कि कितना ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग है और उसका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाए। तो देखिए दो बोल रहा है, तो दो वेक्टर्स तो नहीं होगा, है ना, कोई भी दो वेक्टर मिनिमम दो वेक्टर से नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कि दो वेक्टर, बोल रहा है कि दो वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग रहेगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो जी दो नहीं होगा, कि कोई भी आपका वेक्टर है तो उसका दो से नहीं होगा। तीन जो है आपका 4। तो देखिए आपका जो है मिनिमम जो है 3 वेक्टर होता है जिसका रिजल्टेंट 0 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है आपका अनइक्वल होता है ना, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, और 3 वेक्टर मिनिमम 3 वेक्टर आपको चाहिए 0 मैग्नीट्यूड के लिए। तो आपका जो है बी जो है करेक्ट है। ऐसे 4 भी होगा लेकिन मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी कितना भी वेक्टर हो सकता है जिसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर। अब देखिए जो 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान, है ना, यहाँ पर समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो आप मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर बताइए ताकि आपका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो है जब इक्वल मैग्नीट्यूड है तो आपका 2 वेक्टर से कम चल जाएगा, एक वेक्टर इधर लीजिए, एक वेक्टर इधर लीजिए, 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर। तो यहाँ से आपका जो है 2 ही वेक्टर से आपको जो है रिजल्टेंट जो है आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोल रहा है कि 2 बलों का सदिश योग
इनके सदिश अंतर के लंबवत है, यानी कि कोई दो वेक्टर है, उनका जो सम है वो दो वेक्टर के डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। देखिए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई दो वेक्टर है, कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। बोल रहा है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है ना, ए प्लस बी परपेंडिकुलर है ए माइनस बी के, सही है, ए प्लस बी आपका जो है परपेंडिकुलर है ए माइनस बी के। तो देखिए अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा बराबर 0, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए, ठीक, बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ से आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दो वेक्टर जिनका जो सम जो है परपेंडिकुलर है उनके डिफरेंस है, तो कौन हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर ऑप्शन है। परस्पर बराबर हैं दोनों ए और बी, ए और बी दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, ठीक है, परिमाण में परस्पर बराबर है जी, परिमाण में परस्पर यानी कि मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, ठीक है, तो आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सी बोल रहा है कि बराबर नहीं है, जी बराबर है, कुछ निश्चित नहीं कर सकते हैं, तो आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन कर रहे हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर बोल रहा है कोई पिंड तब तक त्वरित होता रहेगा जब तक कि, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है जब तक इसका ऑप्शन आप नहीं पढ़िएगा समझिएगा तब तक ये जो है नहीं बनेगा भी नहीं बनेगा, ठीक है, आपसे बनेगा भी नहीं, आप जो है अलग दिशा में सोचने लगिएगा। ऑप्शन आप इसका पढ़िएगा, सब ऑप्शन को आप गौर से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि आपका कोई पिंड तब तक त्वरित होता रहेगा जब तक कि इस पर परिणामी बल घटने लगे, इस पर परिणामी बल घटने लगे, वेग की दिशा परिवर्तित हो जाए, इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, परिणामी बल गति की दिशा, जो आपका ऑप्शन डी है कर रहा है कि परिणामी बल गति के दिशा के लंबवत हो। आपको देखिए ए बी और डी ये तीनों में देखिए, इस तीनों में जो है आपका जब बल घटेगा फिर भी आपका जो है ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, उसका जो मंदन होगा, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जो आप फोर्स जब घटेगा तो डी एक्सेलरेट करेगा। और सी में देखिए इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए। बी देखिए वेग की दिशा परिवर्तित है, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, और आपका फोर्स जो है आपका घटेगा तो भी एक्सेलरेशन होगा। और डी नंबर परिणामी बल गति दिशा के लंबवत हो, यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो तो भी आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल जो है आपका सेंट्रीपिटल, जो आपका जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में भी आपका जो है जो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स रहता है वो जो है डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होता है वह जो है डायरेक्ट मोशन के जो है परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन वहां पर भी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो आपका इस तीनों में जो है ए बी और डी तीनों में है आपका एक्सेलरेशन होगा। सी में जो है आपका इस पर परिणामी बल शून्य है, यदि आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी आपका 0 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कोई पिंड तब तक त्वरित होता रहेगा जब तक कि इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, है ना, और उस पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा तो वो तो है त्वरित नहीं होगा। वो कब तक त्वरित होता रहेगा, तो आपका जो है आपका इसमें जो है सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इस सब में जो है एक्सेलरेशन आपका होता रहेगा, ठीक है। कोई पिंड तब तक त्वरित होता रहेगा जब तक कि इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए।
तो आपका यहाँ पर जो है सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों में जो है आपका एक्सेलरेशन होता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो सी जो है आपका जो बल शून्य हो जाएगा तो उस पर एक्सेलरेशन जो है आपका 0 हो जाएगा जब तक कि, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आप क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मनुष्य एक गतिमान रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिरता है। तो रेलगाड़ी के बारे में बताना है। आगे की ओर समान वेग से गतिमान है या फिर पीछे की ओर समान वेग से गतिमान है। आगे की ओर त्वरित गति में है, या आगे की ओर विलंबित गति में है। तो देखिए आपका जो है आदमी जो है सिक्का जब उछाल रहा है, तो उसके जो है सिक्का जो है आपका सिक्का कहाँ गिरता है, इंजन की ओर मुंह करके बैठा हुआ आदमी जो है आपका इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, तो सिक्का उसके पीछे गिरता है ना, सिक्का जो है उसके पीछे गिर गया। इट मीन्स देखिए जब उछाला, यदि पहले समझिए कि यदि पहले ट्रेन जो है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता तो जब उछाला तो जितना वेलोसिटी ट्रेन का होता है उतना ही वेलोसिटी वो सिक्का का हो जाता है, और वो सिक्का जो है आदमी के हाथ में ही आता है। ठीक है, लेकिन जो सिक्का जो है वो पीछे गिरा। इट मीन्स कि जो है ट्रेन का जो है स्पीड जो है हाथ से फेंका और उसको नीचे आते आते ट्रेन का कुछ स्पीड बढ़ गया, है ना, जबकि जब सिक्का ऊपर फेंका गया तो उस समय ट्रेन का स्पीड कुछ और रहा होगा, और जब ट्रेन आगे की ओर एक्सेलरेट किया होगा तो उसका स्पीड बढ़ गया। इसलिए कारण कुछ ट्रेन जो है आगे हो गया और आदमी जो ट्रेन में आदमी बैठा वो आगे हो गया और सिक्का जो है पीछे गिर गया। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये तभी होगा, सिक्का पीछे तभी गिरेगा जब ट्रेन जो है आगे की ओर एक्सेलरेशन में होगा, यानी कि त्वरण करेगा, आगे की ओर त्वरण करेगा। ठीक है, तो आपका जो है आगे की ओर त्वरित गति में है, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कण एक समान वेग से गतिमान है ना, एक पार्टिकल है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि पार्टिकल्स के मोशन के बारे में आप जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी जो है उसका कांस्टेंट है, तो क्या उसका चाल जो होगा शून्य होगा, यानी कि उसका स्पीड शून्य होगा, इसका त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है, इसकी चाल चर है। तो देखिए आपका पहला जो ऑप्शन कर रहा है कि इसका चाल शून्य है, तो चाल शून्य नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ एक कण एक समान है ना, एक कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से गति में है ना, मोशन में है, तो आपका चाल शून्य नहीं हो सकता है। तो आपका बी जो ए जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, ए आपका नहीं होगा। इसका त्वरण शून्य है, त्वरण शून्य होगा। ठीक है, तो आपका यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है इसका, वेलोसिटी जो है आपका एक समान, इट मीन्स वेलोसिटी जो है इसका कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका वेलोसिटी जो है समान, एक समान है। ठीक है, एक समान यानी कि कांस्टेंट है। जो सी आपका जो ऑप्शन है, सी क्या कर रहा है, इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में, तो जी नहीं, जब भी एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। इसकी चाल चर है। ठीक है, और ये हमेशा जो हमने बोल दिया कि इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में, कि मतलब कि एक्सेलरेशन जो है हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये आप सिर्फ ये समझिए कि इसका बोल रहा है कि यहाँ पर इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो ये नहीं है। इसका चाल चर है, चर यानी कि वेरिएबल, यहाँ पर बोल रहा है कि इसका स्पीड जो है आपका वेरिएबल है, जबकि ये सही नहीं है, बिकॉज आपका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगा जब आपका स्पीड भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपका
ऑप्शन बी ही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है 46। यदि एक कार की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो इस कार है ना, तो इस कार को समान दूरी पर रोकने के लिए आवश्यक ब्रेक बल होगा, है ना। एक कार है बोल रहा है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए बोल रहा है कि एक कार है ना, बोल रहा है कि यदि एक कार की चाल को 2 गुना कर दिया जाए, एक कार है उसकी वेलोसिटी जो है, उसका वेलोसिटी जो है 2 गुना कर दिया जाए, तो जितना दूरी में पहले हम उसको रोक रहे थे उतना ही दूरी में रोकने के लिए कितना ब्रेक से बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ई स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर होता है ई स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप जो है रोक रहे हैं, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी जो है उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ई स्क्वायर जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका, और ये आपका 2as, और s जो है आपका पहले जितना डिस्टेंस था वही डिस्टेंस अब भी है, यानी कि डिस्टेंस जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और u जो है पहले जो है u था, ठीक है, अब इसको u डैश मानिए, तो u डैश जो है आपका क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि u डैश जो है 2 गुना है ना, पहले जो इनिशियल वेलोसिटी था उसका 2 गुना है। तो और यहाँ पर आपको रोक रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u के स्क्वायर, बिकॉज आपको वेलोसिटी जो है 2 गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया u के स्क्वायर के, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी को आप जो है u डैश के स्क्वायर कहिए, u डैश के स्क्वायर के, और u डैश के स्क्वायर जो है आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के 2 गुना है। तो आपका ये जो होगा क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर, यानी कि 4 गुना। एक्सेलरेशन कितना हो गया, यानी कि डी एक्सेलरेशन जो है आपका 4 गुना हो गया, यानी कि फोर्स भी आपको कितना लगाना पड़ेगा, 4 गुना, ठीक है। फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना, डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड है। बोल रहा है कि निम्न ग्राफ में से कौन सा ग्राफ एक समान गति प्रदर्शित करता है ना। एक जो है यूनिफॉर्म मोशन को शो करा है, तो यूनिफॉर्म मोशन को शो करा है। तो पहला देखिए, पहला क्या है, पहला देखिए ये आपका जो है एस जो है आपका ये कांस्टेंट है ना, इट मीन्स ये जो है रुका हुआ है, आपका एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और वेलोसिटी देखिए, ये वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट है, यानी कि एक खास वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये है, ठीक है। तो ये आपका यही हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा ये कि यूनिफॉर्म मोशन के साथ। और आपका जो है ये देखिए आपका सी जो है, ये आपका जो सी है इसमें देखिए आपका वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, आपका यूनिफॉर्म मोशन एक नहीं है, यहाँ पर डीएसएलरेट हो रहा है और यहाँ पर भी आपका डीएसएलरेट हो रहा है। तो आपका जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का तात्क्षणिक वेग मापा जाता है ना, तात्क्षणिक यानी कि क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। किसी पिंड का कोई पार्टिकल है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मापा जाता है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ग्राफ द्वारा, दूसरा ऑप्शन क्या है वेक्टर विधि द्वारा, और तीसरा स्पीडोमीटर के उपयोग से, और डी उपरोक्त में से। तो आपका जो है स्पीडोमीटर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पीडोमीटर से जो है हम लोग इंस्टेंटेनियस किसी कार का कोई भी व्हीकल हो, कोई भी गाड़ी हो, उसका जो है स्पीडोमीटर से उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड नापा जाता है। जो आप देखें जब गाड़ी चलता है तो उसका जो है कांटा जो है हमेशा चेंज होते रहता है, 40, 32, 30 ऐसे, मतलब कि हमेशा जो है अलग अलग इंस्टेंट पर हमेशा वो हिलते रहता है। वो जो है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है ना। कोई आपका जो
मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण, है ना, कि कोई आप बॉडी जो है मोशन में है तो उसका जो है एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, तो वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। दूसरा है आपका दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। तीसरा है आपका वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। और चौथा क्या है, दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा। तो देखिए आपका इसका ऑप्शन जो है सी जो है आपका करेक्ट है। ये आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी हुआ, ये आपका कितना हुआ, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये जो है आपका ये कोई ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वही बताता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट की ओर। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले आराम से फिर देखते हैं। बोल रहा है एक पिंड, कोई पार्टिकल स्थिर अवस्था से एक सरल रेखा के अनुदिश, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, पहले जो पार्टिकल था वो जो है रेस्ट में था, है ना, रेस्ट से एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर त्वरण से गतिमान है, यानी कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गतिमान है, यानी कि मोशन में है। चाल भी और एस के साथ परिवर्तन होगा, यानी कि भी और एस के बीच में हमको ग्राफ बताना है। देखिए बोल रहा है कि आपका कोई जो है एक स्थिर, है ना, कोई आपका पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका इसका 0 है। और वो जो है उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो जो है आपका एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको इसके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बताना है। ठीक है, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ई स्क्वायर प्लस का 2a(s). तो यहाँ पर जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि वी स्क्वायर जो है आपके किसके बराबर हो गया, 2a(s) के। ये जो है ग्राफ कुछ है इस तरह का हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसका ग्राफ क्या होता था, जो है पैराबोला का होता था इसका ग्राफ, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज वेलोसिटी जो है नेगेटिव नहीं होता है। तो आपका जो है ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों का ये जो है वीडियो कैसा लगा, इसके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप इसके बारे में जरूर से ज़रूर बताएं, ताकि हम भी आगे इसके ऊपर और क्वेश्चन और बढ़िया से बना के बताएं आप लोगों को, और अच्छे से इसको सॉल्व कराएं। ठीक है, देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 3 में, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी दोनों को मिलाकर एक साथ वीडियो बनाएं। ठीक है, और आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। ओके, बाय।